Join friends, welcome to this information rich session of research and editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. I am ध्रुव जानी। दोस्तों आज 1 दिसंबर के लेख के बारे में बात करेंगे और यह लेख द हिंदू में प्रदर्शित हुआ था। दूसरी बात, यह लेख के जो राइटर है आर रामाकुमार, वह एक उच्च कक्षा के प्राध्यापक है टाटा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मुंबई स्थित। यह लेख ने जो आधार लिया है, यह आधार दरअसल हम सबको पता है कि पूरे भारत भर में जो किसानों के द्वारा जो आंदोलन हो रहे हैं, जो देखाव प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर आधारित है। दूसरी बात, यह आंदोलन क्यों हो रहे हैं, क्यों कृषकों के द्वारा विरोध हो रहा है सरकारी नीतियों का, सरकारी कानूनों का, इसका भी जिक्र यहाँ किया है। इनफैक्ट उसके बारे में कुछ बात की गई है। तीसरी बात, सरकार को क्या करना चाहिए इस पूरे मसले पर, क्या नए कृषि कानून, क्या नए कृषि सुधार की ज़रूरत है, जो सरकार ने आज के दिन किए हैं, क्या ऐसा सुधार की जरूरत है या किसी अन्य और प्रकार के सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो इन सारे मुद्दों पर यह लेखक ने बड़ा ही तगड़ा लेख लिखा है। पूर्ण संशोधित लेख है, बहुत ही अच्छा है। हमारे मुख्य परीक्षा के प्रश्न के लिए यह पूरा लेख जो है वो ही अपने आप में एक आंसर बन सकता है, इतनी यह लेख में क्षमता है। अगर हमें मुख्य परीक्षा में पूछा जाए कि कृषि कानून जो है या आप कह लीजिए कि जो इंटरमीडियरीज है उसके साथ क्या करना होगा पूरी फार्मिंग प्रोड्यूस चेन में, ठीक है, तो ऐसे आंसर के जवाब के लिए मुझे लगता है कि यह जो लेख है वो बहुत ही अच्छा है। हम विस्तृत रूप से लिख सकते हैं कि मंडियों की क्या परिस्थिति है, मंडियों को कैसे जो है और स्थापित किया जाए और अच्छा बनाया जाए और बलवान बनाया जाए, यानी कि कैसे पूरी चेन में यह जो एपीएमसी है इसका जो रोल है वो और बेहतर किया जाए, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। और कैसे बेहतर किया जाए वो भी यहाँ लेखक ने अच्छी तरह से समझाया है। तो शुरू करते हैं हमारा लेख। हम लोग यह लेख 3 चरणों में देखेंगे। निष्कर्ष पहले देखेंगे, उसके बाद लेख के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और उसके बाद जो सामान्य अभ्यास के तत्व है जो कि एक्सट्रैक्ट हो सके और हमारी परीक्षा के लिए भी थोड़े महत्वपूर्ण है, उसकी भी बात करेंगे। देखिए, यह लेख में ज़रूरत तो नहीं है, मगर फिर भी हमने जो है यह सामान्य अभ्यास के तत्व जो लिए हैं और उसमें हमने जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स है सिंस इंडिपेंडेंस, उसका जिक्र किया है कि कौन कौन से प्रकार के रिफॉर्म्स भारत में किए गए हैं और इसका असर जो है इसकी वो क्या हुई है। देखते हैं। तो पेरिल्स ऑफ डीरेगुलेटेड इम्परफेक्ट एग्री मार्केट, सब्जेक्ट की दृष्टि से अगर हमें देखना हो तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस तो रहेगा ही रहेगा हमारा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसके बाद रिफॉर्म्स में भी एग्री रिफॉर्म्स जो कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विषय रहेगा और उसमें भी हमें मददरूप साबित हो पाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेख की तस्वीर देखेंगे। बहुत ही तगड़ा लेख है और ये जो मैंने हमारे ऑथर का जिक्र किया वो खुद हमारे आर रामाकुमार है, जिसका फोटो हमें दिया गया है। देखिए, यहाँ एक फार्मर प्रोटेस्ट की भी फोटो दी गई है जिसमें लिखा है वी आर फार्मर्स नॉट ए टेररिस्ट। जो देखाव हो रहे हैं पूरे भारत में, खास करके पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में, दिल्ली के आसपास, उन देखावों में सरकार जो है उसको बलपूर्वक शांत करने का प्रयास कर रही है, मगर यह आंदोलन जो है वह कृषक का है और कृषकों की जो तादाद है हमारे भारत में वो कई गुना है, इनफैक्ट 50% है। तो सरकार के लिए भी यह पूरे प्रोटेस्ट को या देखाव को बलपूर्वक इसे शांत करना वो सरकार के लिए भी अपने आप में ही एक चुनौती है। और इन प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हो या हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो या खुद पीएमओ हो, वहाँ दौड़धाम मची हुई है कि कैसे इन लोगों को शांत किया जाए, क्योंकि धीरे धीरे अब ये पूरा जो देखाव है, पूरा जो प्रदर्शन है, वो एक विकराल स्वरूप लेता जा रहा है और इंटरनेशनल न्यूज़ में भी यह सुर्खियां बन रहा है। ठीक है, तो पूरे विश्व में हमारी सरकार, हमारी सरकारी नीतियों की निंदा हो रही है। तो ये भी एक दृष्टि है जिससे हमारी सरकार को यह आंदोलन जो है वह जल्द से जल्द खत्म करवाना होगा। देखते हैं आगे लेखक ने क्या बात की है, हमें क्या बात बोली है। देखिए, जो 3 बिल पास हुए हैं जिसको लेकर आज इतना हल्ला है, उसके नाम मैंने यहाँ रखे हुए हैं। वैसे तो हमने यह 3 बिलों के बारे में थोड़ी चर्चा की है हमारे अगले एक एडिटोरियल में, मगर यहाँ हमारे लिए नाम जानना जरूरी है। नाम के अलावा हम लोग आज इसमें अंदर नहीं उतरेंगे क्योंकि यह हमारा जो है कवर्ड पोर्शन है। तो आज हम लोग एक और डायमेंशन जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे, मगर नाम यहाँ हमारे लिए जानना जरूरी है। सबसे प्रथम बिल, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। देखिए, इस बिल के तहत एपीएमसी का जो पावर है, उसका जो रोल है, उसको
कम करने की बात है, उसको दुर्बल बनाने की बात है, प्लस एक प्राइवेट मार्केट बनाने की बात है जहां कृषक जो है वे अपने उत्पाद बेच सकते हैं। यहीं पे भी मसला है, यहाँ भी कृषक और सरकार जो है उनके मत आमने सामने है, दोनों के पक्ष विपरीत है। दूसरा बिल, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, ये भी एक दूसरा रिफॉर्म है। और तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020। विद दिस बिल गवर्नमेंट इज एक्चुअली लीगलाइजिंग होर्डिंग, यानी कि सरकार कोई कानून से, लेजिस्लेटिव कोई कदम से यह जो जमाखोरी है या संग्रहखोरी है उसको लीगल बनाने की कवायद कर रही है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है हमारे खाद्य सुरक्षा की तरफ। तो कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज कृषक जो है वो असंतुष्ट है आज की वर्तमान सरकार की नीतियों से। और फिर भी इस देखाव के दरमियान जो शांत देखाव कर रहे हैं, उस शांत देखाव में भी सरकार के द्वारा दमन हो रहा है उन कृषकों के ऊपर। देखते हैं आगे। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग निष्कर्ष से शुरू करेंगे। देखिए, यह पूरा लेख उच्च कोटि का संशोधित निबंध है। यह लेख अपने आप में ही निबंध है, जैसे मैंने जिक्र किया, यह हमारे मुख्य परीक्षा का एक रेडीमेड जवाब हो सकता है। 4 चरणों में लेखक ने अपना दृष्टिकोण रखा है। पहला चरण, मोर मंडीज नीड, यानी कि मंडीज यानी कि एपीएमसी या आप कह लीजिए मार्केटिंग यार्ड, जो खेत उत्पादनों की आपले करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर बायर एंड इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर सेलर एज वेल। दूसरा मुद्दा लेख में ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तीसरा, फेट ऑफ मिनिमम सपोर्टिव प्राइस। और आखिरी में स्टेप्स टू बी टेकन, यानी कि वे फॉरवर्ड की बात की गई है कि आगे हमें क्या करना होगा, सरकार को कैसे करना होगा। देखिए, एपीएमसी की जो सरकार ने सत्ता कम करने की बात की, उसका रोल कम करने की बात की है, वही अपने आप में एक बेबुनियादी बात है, वही गलत बात है। एपीएमसी को मोर स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, एपीएमसी में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना होगा, एपीएमसी की नंबर ऑफ जो ब्रांचेस है उसको बढ़ाना होगा, ताकि कोई भी कृषक जो हो वो बहुत ही सहूलियत के साथ अपनी जो उत्पाद है वो इस मंडियों तक पहुंचा सके। ठीक है, वरना क्या होगा, जब प्राइवेट मार्केट्स अस्तित्व में आएंगे, ठीक है, तो जो भाव, जो दाम इन मंडियों के द्वारा खेडूतों को या कृषकों को दिया जाता था, वो दाम अब नहीं आएगा, क्योंकि प्राइवेट मार्केट आएगी तो सामने कॉर्पोरेट्स का वर्चस्व जो है या प्रभाव कह लीजिए वो बढ़ेगा, तो कृषकों का शोषण होगा। ये भी एक भीति है। कृषकों को निसंदेह लगता है कि अगर मंडियां निकल गई बीच में से तो उन लोगों को न्यूनतम जो दाम है वो भी नहीं मिलेगा, यानी कि एमएसपी भी नहीं मिलेगा, और उन लोगों का शोषण होगा। ये एक पक्की बात है। और इसीलिए आजकल बहुत ही यह जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है वह बहुत ही विकराल होता जा रहा है। इनफैक्ट पूरे देश में से जो कृषि है या उन लोगों के जो यूनियन है वे इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं बड़ी बड़ी तादाद में। वो एक सरकार के लिए अपने आप में एक चिंता का विषय है। यह एक इंटरनल सिक्योरिटी का भी विषय हो सकता है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि अगर एक बार कोई भी तरह का जो एक्सकलेशन हो गया तो इतनी बड़ी भीड़ को काबू में करना ये एक अपने आप में ही चुनौती है। और हम सबको मालूम है कि जो भीड़ होती है उसमें दिमाग नहीं होता, व्यक्तिगत दिमाग होता है, मगर अगर जो व्यक्ति है जो अगर भीड़ में चला जाए तो भीड़ का एज अ होल कोई दिमाग नहीं होता, वो कुछ भी कर सकती है। तो एक इंटरनल सिक्योरिटी का भी एक प्रश्न गंभीर है हमारे सामने या हमारी सरकार के सामने। देखते हैं आगे। वर्तमान भारत में कृषकों के द्वारा कृषि सुधार के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके ऊपर भी लेखक ने अपना मत रखा है। देखते हैं लेख की महत्वपूर्ण बात है जिससे हमें कुछ महत्वपूर्ण माहिती प्राप्त हो सके। नए कृषि सुधार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं दोनों पक्ष यहाँ किए गए हैं, सरकार का पक्ष है और सामने कृषकों का पक्ष है। पहले सरकार का पक्ष देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग सामने कृषकों की जो दलील है उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, सरकार मध्यस्थी मिटाकर इंटरमीडियरी, जो कि आजकल एपीएमसी के द्वारा मध्यस्थी हो रही है, उसकी बात कर रहा है। निजी बाजार का निर्माण करना चाहते हैं, प्राइवेट मार्केट। कृषकों को छूट दी जाएगी, अपनी उत्पाद वे कहीं पर भी बेच सके। कृषकों को उत्पाद से ज्यादा दाम
उत्पाद के ज्यादा दाम मिलेंगे। सरकार ऐसा क्लेम कर रही है, द गवर्नमेंट इज क्लेमिंग दैट फार्मर्स विल गेट मोर प्राइस, फार्मर्स विल गेट मोर प्राइस ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो आज तक उन लोगों को मंडियों में मिल रही थी, यानी कि आप कह लीजिए यार्ड में मिल रही थी। तो ये सरकारी पक्ष है, ठीक है। पहली, मध्यस्थता खत्म करना, निजी मार्केट को स्थापना। दूसरी, कृषकों को छूट दी जाएगी, अपने उत्पाद वे कहीं पर भी बेच सके। और तीसरा, कृषकों को उत्पाद के ज्यादा दाम मिल सकते हैं। अब कृषकों का पक्ष देखें, देखिए कृषकों का पक्ष जो है वो सरकार से विपरीत है, ये तो निसंदेह बात है। इसलिए तो इतने बड़े मात्रा में, इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, देखा हो रहे हैं। उन लोगों को भय है कि उत्पादन के दाम में भारी गिरावट आएगी। सरकार जो क्लेम कर रही है वो बेबुनियादी बात है, वो गलत बात है। सरकार के ऐसे कदम से दाम बढ़ेंगे नहीं बल्कि गिरने वाले हैं। कॉरपोरेट्स द्वारा शोषण होगा, जिसका जिक्र हमने किया। निजी मार्केट आएगी तो कॉरपोरेट्स आएंगे तो वे पूंजीवादी होंगे तो उन लोगों का प्रभाव होगा, खेडूत का या कृषक का शोषण होगा। एमएसपी को खत्म करने की सरकार की साजिश, देखावकारों को ऐसा भी लगता है कि यह एक सरकार की दीर्घकालीन साजिश है, धीरे धीरे करके यह एमएसपी को दुर्बल बना दिया जाए और बाद में उसे खत्म कर दिया जाए। अगर एमएसपी खत्म हो गया तो खेडूतों का कहना है कि हम लोग क्या करेंगे, और अगर हमें निजी बाजार में भी हमारे उत्पाद के दाम नहीं मिले तो हम लोग क्या करेंगे। ये उन लोगों का मुख्य पक्ष है, जिसके ऊपर सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। देखते हैं आगे। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 के संदर्भ में सरकार की कुछ ऐसी दलील है। सरकार के मुताबिक एपीएमसी इजारा से ही भुगत रही है मोनोपोली। हमारे सरकार के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि एपीएमसी जो है, जिस उद्देश्य से एपीएमसी का निर्माण हुआ था, वो उद्देश्य को एपीएमसी जो है हासिल नहीं कर पाई और रास्ता भटक गई है। और आज के समय इजारा सही का निर्माण जो है वह पूरे भारत में खेत उत्पाद के बाजार में एपीएमसी के द्वारा हो गया है, ऐसा सरकार का पक्ष है। मगर यह पक्ष जो है वह गलत साबित हो सकता है, जिसके तथ्य कुछ हमारे पास है। अगर देखें हम तो 29% ऑफ पैडी एंड 44% ऑफ व्हीट, ठीक है। सिर्फ टोटल उत्पादन की 30% पैडी और टोटल उत्पादन के 44% गेहूं, इतने प्रतिशत ही एपीएमसी या मंडी में बिकते हैं। बाकी के मंडी के बाहर, मंडी के बाहर। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एपीएमसी की जो मोनोपोली की बात है वो बेबुनियादी है, वो झूठ है। अगर मोनोपोली ही होती तो 100% ऑफ पैडी और 100% ऑफ गेहूं दोनों ही मंडी में ही आने चाहिए, मगर नहीं आ रहे हैं। दे आर सोल्ड इन ए प्राइवेट मार्केट्स, दे आर सोल्ड डायरेक्टली बाय फार्मर्स टू द परचेसर और इनपुट डीलर, ठीक है। तो यहाँ से सरकार की यह जो दलील है वह थोड़ी झूठी साबित हो सकती है, इसका यह साक्ष्य है। दूसरे साक्ष्य की बात करें तो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जिसके तहत 18 स्टेट्स ऐसे हैं जिसने प्राइवेट मार्केट के एस्टेब्लिशमेंट को मंजूरी दे दी है, यानी कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट मार्केट्स इज अलाउड। दूसरी बात, शायद 19 स्टेट्स ऐसे हैं जिन स्टेटों ने फार्मर्स को छूट दे दी है, अपना माल जो है वो कहीं पर भी वे बेच सकते हैं, और आगे ऐसे 15 राज्य है जहां फार्मर्स मार्केट के एस्टेब्लिशमेंट को भी मंजूरी दे दी गई है, एपीएमसी के बाहर, मंडियों के बाहर। तो इन दो साक्ष्यों से हम ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं और संक्षिप्त में पूरी बात कर सकते हैं कि सरकार का जो यह पक्ष है कि एपीएमसी के द्वारा इजारा सही हो रही है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियादी है। देखते हैं आगे।
कृषकों को अपनी उत्पाद मजबूरी में मंडियों के बाहर बेचना पड़ रहा है। यस, बेचना पड़ रहा है क्योंकि देयर इज लैक ऑफ मंडीज, या आप कह लीजिए एपीएमसीज। बहुत ही कम मात्रा में एपीएमसीज है हमारे पूरे भारत में, बहुत ही कम मात्रा में, जिसमें इजाफा आज के समय की मांग है, जिसमें झड़पी इजाफा आज के समय की मांग है। और एक संशोधन के मुताबिक 1976 में there were 4,100 प्लस कह लीजिए एपीएमसी। वहीं आज के समय आप कह लीजिए वर्ष 2019 में, पिछले वर्ष तक सिर्फ 6,100 प्लस एपीएमसी थे। कहाँ 1976 और कहाँ 2019, तो इतने वर्षों में एपीएमसी के आंकड़ों में, नंबर ऑफ एपीएमसी में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। यही अपने आप में एक एपीएमसी की सीमितता का कारण है। यही वजह से कृषक जो है वो अपना माल बाहर के बाजार में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन लोगों को शायद एमएसपी भी नहीं मिलती, या मिलती है तो उसके तथ्य हमारे पास नहीं है, उसके साक्षी हमारे पास नहीं है। ठीक है। और एक गवर्नमेंट की कमेटी है, उस कमेटी ने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन किया कि अगर भाई आपको एपीएमसी का जो वर्क है वो एफिशिएंट करना है, एपीएमसी को ज़्यादा मजबूत बनाना है, ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना है, तो आपको नंबर ऑफ एपीएमसी जो है वो 10,000 प्लस करनी होगी। 10,000 प्लस एपीएमसी नीडेड। ठीक है, तभी खेडूत जो है या कृषक जो है वो अपनी उत्पाद आपके एपीएमसी तक भेजेगा। आज क्या हो रहा है, इतने स्कैटर्ड है पूरे भारत में एपीएमसी कि खेत से जो उत्पाद है वो एपीएमसी तक पहुंचाने का जो खर्च है, परिवहन खर्च, वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो इन दिस केस अगर नंबर ऑफ एपीएमसीज बढ़ जाएंगे तो यह परिवहन कम हो जाएगा प्रत्येक कृषक के लिए, उसके उत्पादन को पहुंचाने के लिए, और परिवहन कम होने से उसका खर्च जो है वो भी कम रहेगा। तो कृषक आसानी से अपनी उत्पाद एपीएमसी तक पहुंचाएगा। तो दिस इज द टेक्निकल थिंग, फंडामेंटल थिंग टू बी डन, ऐसा एक कमेटी ने रिकमेंड किया। उसके आगे देश में कई वर्ग मंडी टैक्स को फिजूल बताते हैं, उसे बिन जरूरी गिना जाता है। देखिए, मंडी टैक्स, यहाँ ट्रांजैक्शन टैक्स की बात हो रही है। जो कि एपीएमसी के द्वारा जो ट्रांजैक्शन करना, जो पार्टी होती है करने वाली, उससे वसूला जाता है। और इसमें से एपीएमसी के खजाने में भी पैसे जाते हैं और वहां से स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में भी पैसे जाते हैं। मगर कुछ ऐसा वर्ग है कोई जो बता रहा है कि यह पूरा टैक्स जो है वह बिन जरूरी है, ऐसा कोई टैक्स की जरूरत नहीं है। तो यह भी एक गलत दलील है, गलत बात है, जिसके तथ्य हमारे पास है, जिसके साक्षी हमारे पास है। एपीएमसी द्वारा वसूले कर सुधार कार्य के लिए किए जाते हैं। वसूले गए कर का उपयोग जो है वह सुधार कार्य में होता है, फॉर एनहांसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एपीएमसी, फॉर प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटी टू एपीएमसी। एपीएमसी के अंदर जो मार्केट, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फिजिकल के साथ साथ, उसको भी अच्छा बनाया जाए, नंबर ऑफ एपीएमसीज को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये कहना गलत बात है, ये कहना अनुचित होगा कि एपीएमसी में जो ट्रांजैक्शन टैक्स आता है वो एक फिजूल है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। जी नहीं, उसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और कल्याणकारी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग होता है। पंजाब जैसे राज्य जहां मार्केट कमेटी फी वसूली जाती है और रूरल डेवलपमेंट फी भी वसूली जाती है ट्रांजैक्शन टैक्स के तहत ही। देखिए, यहाँ हमें पंजाब और इस इलाके में हमें कुछ भिन्न बातें मिलेंगी एग्रीकल्चर के मामले में, क्योंकि पूरे देश में यह एग्रीकल्चर इंटेंस इलाका है। जैसे आज का गुजरात है, आज का आंध्र प्रदेश है, आज का महाराष्ट्र है, वो जैसे इंडस्ट्रियल इंटेंस इलाका है, इंडस्ट्रियल इंटेंस राज्य है, वैसे ही ठीक पंजाब है, हरियाणा है, ये सब एग्रीकल्चर इंटेंस राज्य है। पूरा का पूरे राज्य का अर्थतंत्र जो है वह कृषि के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ थोड़ी चेंजेस उन लोगों के हिसाब से वे करते आए हैं, करे होंगे। तो वहाँ के मंडियों में अगर कोई कृषक अपनी उत्पाद बेचने जाए तो उन लोगों के पास से मार्केट कमेटी फी के नाम पर एक कर वसूला जाता है और रूरल डेवलपमेंट फी के नाम पर भी एक कर वसूला जाता है, जिसका उपयोग रूरल कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि रोड्स वगैरह का निर्माण,
पानी पहुंचाने के लिए, पानी यानी कि पोर्टेबल वाटर और सैनिटेशन, तो इसको बढ़ावा देने के लिए यह पूरी की पूरी रकम का उपयोग जो है वह किया जाता है। तो इन टैक्सों का बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और बहुत ही चैनलाइज्ड इसका कंजप्शन होता है। देखते हैं आगे। एमएसपी की व्यवस्था कागज पर चलती रहेगी, क्योंकि सरकार के द्वारा अनाज की खरीदी प्रोक्यूरमेंट होगी मिनिमम बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए। देखिए क्या बोल रहे हैं हमारे लेखक कि कागज पर रहेगी, मात्र और मात्र कागज पर, क्योंकि प्राइवेट जो मार्केट है वे अस्तित्व में आ जाएंगी, एपीएमसीज निकल जाएंगे, तो सिर्फ सरकार जब प्रोक्यूरमेंट करेगी अपना मिनिमम बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, तभी एमएसपी जो है वह लागू होगा, वरना एमएसपी रहेगा मगर उसका उपयोग जो है वह लागू नहीं होगा, क्योंकि निजी मार्केट होंगी। हालांकि कुछ नीति संकेत इस बात पर इशारा कर रहे हैं कि एमएसपी को सुव्यवस्थित रूप से दुर्बल या खत्म करने की व्यवस्था है। सुव्यवस्थित रूप से धीरे धीरे एमएसपी को जीरो कर देंगे, क्योंकि आज के दिन जैसे इनपुट चीजों के दामों में इजाफा हुआ है, जैसे अन्य जो रॉ मटेरियल्स है उसके दामों में इजाफा हुआ है, तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो इस ऊपर से सरकार को भी एमएसपी बढ़ाना चाहिए। अगर एमएसपी नहीं बढ़ाओगे और इनपुट जो प्राइस है वो बढ़ता जाएगा, तो कृषक जो है वह अपनी उत्पाद बेच के घाटा करेगा। तो ऐसे हालत में एमएसपी को बढ़ाना चाहिए, जो सरकार ने नहीं बढ़ाया है। वो एक अपने आप में ही एक संकेत है कि सरकार जो है वह एमएसपी के संदर्भ में एमएसपी के मुद्दे पर बहुत ही सीरियस नहीं है, बहुत ही चिंतित नहीं है। और आज एक संशोधन के अनुसार हमें ऐसा लग रहा है कि कृषक जो है वह घाटा कर रहा है 200 रुपये से 500 रुपये का प्रति क्विंटल पर अपने उत्पाद को बेच के, क्योंकि एमएसपी नहीं बढ़ाई गई। एमएसपी को लेके सरकार की नीतियां जो है वह शंकाशील है, शंकाओं से भरी है। देखते हैं आगे की राह, जिसमें लेखक ने बोला है क्या क्या हमें करना होगा। हमें मंडियों की संख्या बढ़ानी होगी। देखिए सब्जी आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, मगर सिर्फ मंडियां भी चलेगी, उसकी संख्या जो है वह बढ़ानी होगी, यानी कि डेंसिटी। आज 10 चौरस किलोमीटर में अगर 15 एपीएमसीज है, तो अगले 5 वर्षों में 10 वर्षों में वही 10 चौरस किलोमीटर में हमें 20 एपीएमसी बनानी है, 30 बनानी है। तभी तो कृषक को अपनी उत्पाद जो है वह पहुंचाने में सहूलियत रहेगी, उसका जो परिवहन खर्च है वो कम होगा, और उसको प्रोत्साहन मिलेगा कि वो अपनी उत्पाद जो है वो निजी मार्केट में ना बेचकर एपीएमसी में ही बेचे। हमें ज्यादा मंडियों के साथ अच्छी मंडियां की भी जरूरत है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ मंडीज चाहिए, हमें बेटर मंडीज चाहिए जो कि हमारे अगले समय की या भविष्य के समय की मांगों को पूर्ण कर सके, यानी कि विथ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, विथ गुड कनेक्टिविटी, विथ रिड्रेसल मैकेनिज्म, या आप कह लीजिए विथ इजी एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स, विथ लेस डिस्प्यूट बिटवीन ट्रेडर्स। ठीक है, तो ऐसा एक मैकेनिज्म जो है वो हमें तैयार करना है, वो समय की मांग है। देखते हैं आगे। देखिए यहां तक जो बात थी वो दूसरे चरण की थी, जिसके तहत हमने जो लेखक ने बताई गई जो महत्वपूर्ण बातें थी उसका जिक्र किया। अब तीसरे चरण में हम लोग जो खेत सुधार हुए हैं खेत क्षेत्र में सिंस इंडिपेंडेंस, उसकी बात करेंगे। देखिए यह एक सामान्य सा टॉपिक है, स्टैंडर्ड 12th में भी पढ़ाया जाता है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 भागों में हम लोग खेत सुधारों को विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से एक रहेगा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या इंस्टीट्यूशनल सुधार या संस्थाकीय सुधार आप कह सकते हैं, और दूसरा रहेगा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, यानी कि प्रौद्योगिकी फेरफार या सुधार। देखिए कुछ विशेषज्ञों के द्वारा यह सुधार जो है वे 3 गिने जाते हैं, कि एक इंस्टीट्यूशनल हुआ, एक जनरल हुआ और तीसरा हुआ टेक्नोलॉजिकल, मगर दोनों ही सही है। हमारे लिए 2 भाग में विभाजित करके पढ़ना बेटर रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, जिसके तहत 2 भाग में इसको हम, जैसे हमने बात की, विभाजित कर सकते हैं। पहला रहेगा इंस्टीट्यूशनल, और वहीं दूसरा रहेगा टेक्नोलॉजिकल।
रिफॉर्म्स। जो संस्थाकीय फेरफार थे, जैसे जमींदारी को खत्म करना, लैंड रिफॉर्म्स ले आना, लैंड सीलिंग को जो है दाखिल करना, ये सब सारी चीजें इंस्टीट्यूशनल में आएगी। और सामने टेक्नोलॉजिकल में ग्रीन रिवॉल्यूशन आप कह लीजिए, व्हाइट रिवॉल्यूशन कह लीजिए, या आप कह लीजिए यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, या आप कह लीजिए यूज ऑफ हाइब्रिड सीड्स, यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, कंप्यूटराइज्ड इरिगेशन सिस्टम, ग्रीन हाउस। ठीक है, तो ये सब बातें जो है वो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में आएंगी। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स देखेंगे इन अ वेरी ब्रीफ व्यू, और उसके बाद हम लोग ब्रीफली ही टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। देखते हैं सर्वप्रथम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1951। लैंड रिफॉर्म्स, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड हुआ, लैंड सीलिंग एक्ट को दाखिल किया गया। लैंड सीलिंग एक्ट यानी कि प्रत्येक ओनरशिप को एक सीलिंग दे दी गई, उसके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को जो जमीन की मालिकी है वह नहीं मिलेगी, और अगर होगी तो उससे छीन ली जाएगी। दूसरा, लैंड कंसोलिडेशन, कोई व्यक्ति विशेष हो जिसके कई सारे जगह पर जो टुकड़े हो, जमीन के टुकड़े हो, खेत जमीन के, तो उसको एक कर दिया गया और किसी भी एक जगह पर उसको जमीन दे दी गई सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे सुधारों की शुरुआत 1951 से हो चुकी थी। उसके बाद एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो जमींदार थे उन लोगों को हटा दिया गया, और कृषि करने वाले जो मजदूर थे जो कि जमीन रहित थे, उन लोगों के पास जमीन नहीं थी, देवर लैंडलेस फार्म लेबरर्स, उन लोगों को जमीन दे दी गई। तो एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। 5 ईयर प्लान, हमें सबको मालूम है कि हमारी जो आर्थिक विकास की जो यात्रा है, उसका जो ग्रोथ इंजन है या इंजन है, वह 5 ईयर प्लान रहा था। ठीक है, जिसका इनिशिएटिव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, और कई सालों तक, इनफैक्ट नीति आयोग के निर्माण तक यह बात जो है वह चलती रही। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स में भी कई सारे प्रावधान किए जाते थे कृषि को बचाने के लिए, कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए। मगर जो हमारा जो ध्यान था हमारे नीति निर्माणकारों का, वह ध्यान दरअसल कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य 2 क्षेत्रों पर केंद्रित हुआ, दैट इज औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। और उसी में आज दिन तक जो है हम लोग वहीं पर टिके हुए हैं। ना हम लोग हमारा औद्योगिक क्षेत्र को वर्ल्ड क्लास बना पाए, फुली डेवलप्ड बना पाए, ना हम हमारे सर्विस सेक्टर को बना पाए, और ना हम हमारे कृषि क्षेत्र को बना पाए। तो आज अब हमारी नज़र जो है वो फिर से हमारे कृषि क्षेत्र पर पड़ी है, और हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत ही पोटेंशियल है। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ही पोटेंशियल है, हमारी ज़मीन बहुत ही अच्छी है। अगर हम टेक्नोलॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड रूप से सुधार करें तो हमारी कृषि जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 हो सकती है, निसंदेह। देखते हैं आगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ ही किया हुआ है इंस्टीट्यूशनल में, मगर मैं आपको अनुरोध करूंगा कि यह जो 2 भाग है ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में रहेंगे, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन अपने आप में ही एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। Then only it became possible. Without technological advancement, it was not possible to achieve green revolution or to achieve white revolution. मैं आशा करता हूं कि आपको मालूम ही होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो हरित क्रांति है, कृषि उत्पादन के साथ जुड़ी हुई है, और जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो एक सफेद क्रांति के नाम से जानी जाती है, जो दूध के उत्पादन के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें भारत में क्रांति आई आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमूल। और दूसरी बात, जो रिवॉल्यूशन होता है इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती, मगर एक कंसिडरेबल चेंज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम प्रोडक्शन के संदर्भ में रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक कंसिडरेबल चेंज इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम उसे कह सकते हैं। एक नोंदनीय जो फेरफार है उत्पादन में बहुत ही कम समय में, तो इसे हम लोग रिवॉल्यूशन टर्म कर सकते हैं। एंड वी अचीव्ड दिस प्रोबेबली इन द मिड ऑफ 1970s, इन द मिड ऑफ 1960s, आई एम सॉरी, इन द मिड ऑफ 1960s, यानी कि 1964-65 के आसपास। और एक बात भी मैं आपको बता दूं कि भले ही ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने अचीव कर लिया हो, मगर ऑन अ ग्राउंड रियलिटी इट वाज एग्जीक्यूटेड ओनली इन द 2 स्टेट्स, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा। वही स्टेट में यह अचीव किया गया था, मगर इतना भरपूर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ कि पूरा देश है, पूरे देश के जो लोग हैं उनकी खाद्य सुरक्षा है, उसका प्रश्न जो है वो एक ही सेकंड में सिर्फ 2 ही राज्यों के उत्पादन से हल हो गया, सदा के लिए हल हो गया। और आज के समय हमें
भारत के अन्य भागों में इस हरित क्रांति तक पहुंचना है, इस हरित क्रांति को वास्तविकता बनाना है। देखते हैं आगे। देखिए, अदर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में भी कई बात की गई है। क्रॉप इंश्योरेंस की बात की गई है, क्रॉप लोन्स की बात की गई है। अब यहाँ फाइनेंस, कृषि क्षेत्र को फाइनेंस के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा, उसको बैकिंग देना पड़ेगा, बैकअप देना पड़ेगा। अगर आप उसको कैपिटल देंगे तो वह जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वह बड़ा होगा, उसमें वृद्धि होगी। किसान क्रेडिट कार्ड लाए गए, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी। सरकार को एक ऐसा एश्योरेंस देती है किसी भी कृषक को कि आपकी उत्पादन की जो लागत हुई है वह लागत या उससे थोड़ा मुनाफा जो है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, निसंदेह। ऐसा सरकार जो है वो गारंटी देती है। और इस नए कानून से आज के कृषकों को लगता है कि सरकार जो है वो इस मुद्दे पर राजरमत खेल रही है और वे धीरे धीरे इसको नाबूद कर देगी, इसको अबोलिश कर देगी। देखते हैं आगे। तो दिस वर द अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स विच आर रिलेटेड टू फिनांस। अब अगर हम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर हुआ, यानी कि मैकेनाइजेशन ऑफ कह लीजिए एग्रीकल्चर। ये दोनों मुद्दे जो है वो हम मैकेनाइजेशन में आएंगे, यानी कि यांत्रिकरण। जितना इंटेंस यांत्रिकरण होगा उतना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बल्क में होगा, ज्यादा होगा। जितना यंत्र कम यूज होगा कृषि में उतना ही उत्पादन जो है वह कम होगा। इरिगेशन टेक्नोलॉजी, देखिए यह टेक्नोलॉजिकल हम लोग कह सकते हैं एडवांसमेंट। कैनाल इरिगेशन, पंप सेट, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो दिस वर द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। अदर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाइक पेस्टिसाइड्स, स्प्रेइंग मशीन्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। पहले के समय जो कृषक चिंता में था कि कहीं उसके यील्ड को बीमारी ना लग जाए या कहीं उसकी जो उत्पाद है वह जो है वेस्ट ना हो जाए या खराब ना हो जाए, तो आज के समय यह चिंता खेडूतों के पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास एडवांस्ड फर्टिलाइजर्स है, एडवांस्ड पेस्टिसाइड्स है, जो किसी भी यील्ड को बचा सकते हैं कोई भी बीमारियों के सामने लड़ने से। ठीक है, तो आज के इस पूरे उपाख्यान में हमने इस लेखक के अच्छे लेख का आधार लिया और उससे जो हम जान सके वो बातें जानी। उसके बाद हमने हमारा एक्सट्रैक्शन देखा जिसमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स देखे कि कैसे हमारे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स हुए। हालांकि अगर हम इवोल्यूशन करें तो ये भी एक हमारा मुद्दा हो सकता है कि इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, कि ये सब जो रिफॉर्म्स लाए गए वे कितने सफल रहे, कितने असफल रहे, इसकी बात भी यहाँ हम जमकर कर सकते हैं। मगर समय संसाधनों की कमी की वजह से आज हम हमारी जो चर्चा है उसका यहाँ अंत करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले विषय के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।